हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी को फाइनली उस इंसान का पता चल गया था जो गुसुलान के बारे में जानता था। उसका नाम डॉक्टर शाओ शिनचैन था। विंग शाओ शिनचैन से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करता है और वो दोनों उसके कैंपस में उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं। विंग शाओ शिनचैन को वो बुक देता है जिसमें उसका आर्टिकल था। शाओ शिनचैन उस बुक को देखकर कहता है, ये तो मेरी बुक है जो मैंने सालों पहले खो दी थी। तुम लोगों को ये कहाँ से मिली? विंग कहता है ये लाइब्रेरी की यूनिवर्सिटी में चाइनीज कलेक्शन में थी। शाओ शिनचैन कहता है शायद मैंने गलती से इसे छोड़ दिया होगा। तभी विंग पूछता है, आपने इसमें गुसुलान के बारे में मेंशन किया है? शाओ शिनचैन कहता है हाँ, मुझे लैंसेक्ट की हिस्ट्री हमेशा से ही बहुत अच्छी लगी है। विंग कहता है इसका मतलब आपने ये बुक लिखी है? शाओ शिनचैन कहता है हाँ, मुझे गुसुलैन के फाउंडर लैन एन की एक पोइट्री की कॉपी किसी ने दी थी। उसके बाद ही मैंने इस बुक को पब्लिश किया था। विंग कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो पोइट्रीज आपको कहाँ से मिली? शाओ शिनचैन कहता है पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो वांग जी की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम्हारा ये फ्रेंड कौन है? वांग जी कहता है मैं लांग वांग जी हूँ, मैं गुसुलैन से हूँ। शाओ शिनचैन कहता है जब मैंने तुम्हारे फोरहेड पर वो रिबन देखा तभी मैं समझ गया था। लांग वांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी को जवाब देता तभी वियिंग कहता है हम नहीं जानते, इसलिए तो हम दोनों यहाँ आए हैं। क्या लंजा को वापस भेजने में आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? शाओ शिनचैन कहता है तुम्हें नहीं पता कि वापस कैसे जाना है? वांग जी मना कर देता है तो शाओ शिनचैन कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तो कोई मदद नहीं कर सकता, पर मेरी टीचर वो लांग वांग जी की दुनिया से ही थी। मेरी टीचर का नाम बाओशिन सैरन है। वो दोनों दुनिया में रही हैं और वो उन लोगों को सिखाती भी हैं जो इस बारे में सीखना चाहते हैं। तभी वियिंग एक्साइटेडली कहता है दोनों दुनिया में रहना, ये तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब हम लंचा को वापस भेज सकते हैं। शिचैन कहता है हाँ, पर मेरे पास वो पावर नहीं जिससे मैं दोनों दुनिया में जा सकूं, और बाओशिन सैरन को लगभग 10 सालों से किसी ने नहीं देखा है। वियिंग कहता है कोई बात नहीं, कम से कम ये पॉसिबल तो है ना। वो वांग जी की तरफ वाइडली स्माइल कर रहा था, पर वांग जी शाओ शिनचैन की बातों पर नहीं ध्यान दे रहा था, बल्कि उसकी नज़रें वियिंग पर थी। वियिंग उससे पूछता है तुम्हारा क्या सोचना है लंजा? वांग जी कहता है मैंने भी बाओशिन सैरन के बारे में सुना है। मेरे वर्ल्ड में लोग उनकी स्किल्स के बारे में बहुत बातें करते हैं। वियिंग शाओ शिनचैन से पूछता है आप हमें बाओशिन सैरन के बारे में क्या बता सकते हैं? शाओ शिनचैन कहता है मैं तुम्हें उनके कुछ नोट्स दे सकता हूँ, शायद तुम्हें कोई मदद मिले। शाओ शिनचैन उन दोनों को कुछ नोट्स निकाल कर दे देता है। वियिंग कहता है थैंक यू सो मच, क्या हम इस बारे में अच्छे से रिसर्च करके आपके पास वापस आ सकते हैं? शाओ शिनचैन कहता है हाँ बिल्कुल, आप इन नोट्स को अपने साथ ले जा सकते हैं। वियिंग और वांग जी वहाँ से जाने ही वाले थे, तभी वियिंग की नज़र वहाँ पर टंगी हुई एक फोटोग्राफ पर पड़ जाती है जिसमें काफ़ी सारे स्माइलिंग फेसेस दिख रहे थे। अचानक वियिंग की नज़र एक फेस पर पड़ती है जो उसे काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा था। वो उस तरफ अपना हाथ ले जाते हुए कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन है? पास ही में वांग जी भी खड़ा था जिसके फेस पर कॉन्सर्न्ड एक्सप्रेशंस थे। शाओ शिनचैन कहता है ये मेरी फॉर्मर कलीग हैं, इनका नाम चांगसे सैरन था। वियिंग कहता है सैरन, तो वो बाओशिन सैरन को जानती हैं? शाओ शिनचैन कहता है हाँ, वो बाओशिन सैरन की स्टूडेंट थी। वियिंग कहता है थी मतलब? शाओ शिनचैन कहता है शायद अब वो मर चुकी हैं, काफ़ी लंबे समय पहले ही। वैसे मैं श्योर भी नहीं हूँ, बहुत समय हो चुका है जब लास्ट टाइम मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ था। एक दिन अचानक ही वो और उनके हस्बैंड वे चेंगजे गायब हो गए। उनके बेटे का क्या हुआ इस बारे में कोई भी नहीं जानता। वियिंग पूछता है क्या आपके पास वे चेंगजे की भी फोटोग्राफ है? शाओ शिनचैन अपनी फोटो एल्बम से लाकर वे चेंगजे की फोटोग्राफ वियिंग को दिखा देता है, जिसे देखने के बाद वियिंग के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं रह गए थे। वांग जी उससे पास आकर पूछता है वियिंग क्या हुआ? वियिंग कहता है लंजा, ये मेरे डैड हैं। उस दिन के बाद से उन्होंने बाओशिन सैरन के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि बाओशिन सैरन ने जो नोटबुक्स लिखी थी उसमें केवल मॉडर्न वर्ल्ड को लेकर ऑब्जर्वेशंस थी, मेडिसिन को लेकर नोट्स थे और टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा हुआ था, पर इस बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था कि वांग जी की दुनिया में कैसे वापस लौटना है।
इस बारे में पता करने के साथ साथ वयिंग को अपने लिए जॉब भी ढूंढनी थी, जो काम भी ठीक से नहीं चल रहा था क्योंकि जितने भी मेल्स उसने कंपनीज में भेजे थे उसे रिजेक्शंस ही मिल रहे थे। जेंगझा भी 3 दिनों में वापस लौटने वाला था। उसे पता चल चुका था कि वयिंग को वैनकुश से निकाला जा चुका है, लेकिन उसे रीज़न नहीं पता था। दूसरी तरफ उसे ये सोच सोच कर भी थोड़ा अनईजी फील होता था कि जब वांगजी को पता चल जाएगा उसे अपने वर्ल्ड में वापस कैसे लौटना है, तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। वयिंग खुद से ऑनेस्ट नहीं था। वो बार बार खुद को समझा रहा था कि वो इतनी स्टुपिडिटी नहीं कर सकता कि वो किसी टाइम ट्रैवलर के प्यार में पड़ जाए। आखिरकार वो दिन वापस आ गया था जब जेंगछा लौट आया था, और जैसा कि वयिंग ने सोचा था, वो उस पर बुरी तरह भड़क जाता है कि आखिरकार उसने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी और लांग वांगजी अभी तक उनके घर में क्या कर रहा है। वयिंग उसे समझाता है, जेंगछा प्लीज़ उसे यहाँ रहने दो, वो एक क्वाइट पर्सन है, वो यहाँ रहेगा तुम उसे नोटिस भी नहीं कर पाओगे। और जॉब मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि मेरे और वेंचाओ के बीच में एक डिसएग्रीमेंट हो गया था। जेंगछा कहता है, तुम कंपनी के ओनर के बेटे के साथ डिसएग्रीमेंट कैसे कर सकते हो? वयिंग कहता है, तुम भी उसकी बात से डिसएग्री करते जेंगछा। वो पेशेंट्स के लिए थेरेपी सेशन नहीं करवा रहा था, बस इसलिए जिससे उसकी कंपनी के पैसे बच सके। जेंगछा कहता है, तो तुमने इस तरीके से उन लोगों की मदद करनी चाहिए, खुद के ऊपर ही तलवार गिरा ली। वयिंग कहता है, मैंने जो भी कुछ किया वो करके मुझे बेटर फील हो रहा है। जेंगछा कहता है, पर अब तुम मनी के लिए क्या करने वाले हो? क्या कुछ सोचा है? हमें रेंट भी पे करना है। वयिंग कहता है, मैं कुछ ना कुछ सोच लूँगा। अगले दिन वयिंग और वांगजी कैफे टेबल पर बैठे हुए थे। वांगजी वयिंग से कहता है, वयिंग मैं मनी से तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। वयिंग कहता है, नहीं लंजा, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जल्दी ही जॉब मिल जाएगी, डोंट वरी। वांगजी कहता है, पर मेरे पास मनी है, मैं मदद करना चाहता हूँ। वयिंग कहता है, अगर तुम अपने उन क्रेजी कॉइन्स की बात कर रहे हो तो वो काम नहीं आएंगे लंजा, वो यहाँ वैलिड नहीं है। वांगजी कहता है, मैंने उस बारे में रिसर्च किया है, मैं उन कॉइन्स को सेल कर सकता हूँ। वयिंग कहता है, हाँ ये सच है, वो वैल्यूएबल हैं, पर वो हिस्टोरिकल कॉइन्स हैं, तुम्हें उन्हें अपने पास ही रखना चाहिए। वांगजी कहता है, शायद वो मेरे पास अभी इसीलिए हैं ताकि मैं मदद कर सकूँ। वयिंग कुछ टाइम तक वयिंग सोचने के बाद कहता है, मुझे तो पता भी नहीं है कि हम उन्हें कहाँ सेल कर सकते हैं। अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो हम तुम्हारे कॉइन्स को ईबे पर डाल देंगे, शायद वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ जाए। अगले दिन वयिंग एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है। काउंटर पर एक आदमी खड़ा था जो वयिंग से पूछता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वयिंग अपनी पॉकेट में से एक सिल्वर कलर की बेल निकालता है और उस ज्वेलरी शॉप ओनर को देते हुए कहता है, मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। वो ज्वेलरी शॉप ओनर उस बेल को उठा लेता है और उससे पूछता है, क्या ये टूटी हुई है? वयिंग कहता है, नहीं, ये बजती है और ये प्योर सिल्वर की है। वो शॉप ओनर उस सिल्वर बेल को बजाने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं बजती। वो वयिंग से कहता है, ये ख़राब हो चुकी है, मैं तुम्हें इसके केवल $50 दे पाऊँगा। वयिंग फिर उस ओनर से कहता है, पर ये बजती है, और वो उसके हाथ में से सिल्वर बेल छीन लेता है। वो उस बेल को बजाने की कोशिश करता है और वो सच में जिंगल करने लगती है। एक सॉफ्ट ब्रीज के साथ अचानक से वयिंग के सामने इतनी सारी मेमोरीज आ जाती हैं, उसे ऐसा फील होता है कि ये सब कुछ उसके साथ पहले हो चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिल्वर बेल उसे उसकी कुछ पुरानी यादें दिखाना चाह रही हो। वयिंग के पास ये सिल्वर बेल हमेशा से थी जिस पर लोटस पेटल्स बने हुए थे। वयिंग को उसे देखकर पहले कभी भी कुछ फील नहीं हुआ था और ना ही उसे जिंगल करने पर आज अचानक जब वांगजी से मिले हुए उसे इतने दिन हो चुके हैं और वो मैजिक देख चुका है, ये बेल उसे कुछ पुरानी यादें दिखा रही थी। वयिंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो बेल को फिर से बजाता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे धक्का दिया। तभी उसे किसी की कही हुई एक लाइन सुनाई देती है जो कह रहा था, इस बेल को जब चाहो तब बजाओ, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम खो गए हो, ये तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले आएगी। वयिंग ये सब सुनकर एकदम शॉक्ड और कंफ्यूज्ड रह जाता है। वो शॉप ओनर उसे कहता है, तुम मुझे $50 में ये बेल दे रहे हो या नहीं? वयिंग उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद वो तुरंत चैंग फेंगम्यान को कॉल करता है और उससे कहता है, अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस समय आपको कॉल कर रहा हूँ पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। चैंग फेंगम्यान कहता है, इट्स फाइन वयिंग, पर ऐसा क्या है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो? क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? वयिंग कहता है, नहीं अंकल, क्या आप मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में बता सकते हैं?
चांग फेंगम्यान कहता है, तुम अचानक से उनके बारे में क्यों जानना चाहते हो? वुयिंग कहता है, प्लीज़ अंकल, मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। और आखिरकार जांग फेंगम्यान को उसे सब कुछ बताना पड़ता है। जांग फेंगम्यान और वे चेंगजे साथ में बड़े हुए थे। वो बचपन से ही फ्रेंड्स थे। उनके पेरेंट्स काफ़ी आसपास रहा करते थे और साथ में ही यूएस आ गए थे। दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ वे चेंगजे को शांग से सैनरन मिली थी। वो एक ब्राइट वुमन थी, स्मार्ट थी और ब्यूटीफुल थी। दोनों फ्रेंड्स को ही सेम वुमन से प्यार हो गया था, पर चांग से सैरन वे चेंगजे को पसंद करती थी। सीनियर ईयर के बाद चांग से सैरन और वे चेंगजे ने भागकर शादी कर ली थी, जिसके बाद जांग फेंगम्यान को बिट्रेड फील होता था। हालांकि उसे पता था कि चांग से सैरन उसके लिए फीलिंग्स नहीं रखती। एक साल बाद फेंगम्यान को अपनी फ्रेंड का लेटर मिला था, जिसमें उसने बताया था कि उन दोनों का एक बेटा हुआ है, जिसका नाम उन्होंने वेयिंग रखा है, कर्टसी नेम वेवुशन। उसके बाद दोनों दोस्तों में फिर से बातें होने लगी थी। अक्सर वो लोग एक दूसरे को लेटर्स भेजते थे, पर कभी देखा नहीं था। उसके 5 साल बाद ही अचानक वे चेंगजे के लेटर्स आना बंद हो गया। चांग फेंगम्यान उसे लिखता रहता था, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं आता था। कुछ महीनों बाद जांग फेंगम्यान के लेटर्स वापस आ गए थे। साथ में एक नोट था, तुम्हें ये बताकर रिग्रेट हो रहा है कि अब तुम्हारे लेटर्स डिलीवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वे चेंगजे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उनकी फैमिली अचानक से गायब हो गई है। चांग फेंगम्यान ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि वो दोनों की मौत हुई होगी, इसलिए वो अपने आप ही उन दोनों की तलाश में निकल गया। ये सारी बातें बताकर फेंगम्यान वुयिंग से कहता है, उसके बाद तुम मुझे मिले थे वुयिंग। मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता चला था, और जिस दिन मैंने तुम्हें देखा मैं समझ गया था कि तुम चांग से सैरन के ही बेटे हो। ये सब सुनकर वुयिंग उससे पूछता है, वो सिल्वर बेल आपको कहाँ से मिली थी? जांग फेंगम्यान कहता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद थी। पहले मैंने इसके बारे में भी पता करने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद इसमें कोई हिंट हो जिससे हम चांग से सैरन तक पहुंच सकें, पर मुझे उनके बारे में कभी पता नहीं चला। इसलिए मैंने ये बेल वापस तुम्हें दे दी, क्योंकि हमेशा से ही तुम्हारी थी। वुयिंग कहता है, आपने ही मुझसे कहा था ना कि ये बेल के ज़रिए मैं अपने घर वापस पहुंच सकता हूँ। फेंगम्यान कहता है, ये बात तुमने मुझसे कही थी वुयिंग। तुम उस वक्त बहुत छोटे थे, पर तुम्हारी बातों से लग रहा था कि तुम श्योर हो ये बेल तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाएगी। वुयिंग को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या कहे। फेंगम्यान पूछता है, वुयिंग तुम ठीक हो ना? वुयिंग कहता है, थैंक यू अंकल, मैं आपसे बाद में बातें करता हूँ। वापस अपने अपार्टमेंट आने के बाद वुयिंग सोच लेता है कि उसे बेल के बारे में लंजा को बताना होगा। उस दिन वो लोग वेंस के घर जाने वाले थे। वेनिंग को न्यू जॉब मिली थी, जिसके लिए वो लोग सेलिब्रेट करने वाले थे। आयुएन भी वांगजी के साथ काफ़ी फ्रेंडली हो गया था। वो वांगजी के साथ खेल रहा था। वुयिंग सोचने लगता है, शायद ये सही समय नहीं है लंजा को सब कुछ बताने का। उस रात वो लोग देर तक जागते हैं, साथ में गेम्स खेलते हैं। वैन आयुएन के सोने के बाद वेंचिंग भी डिक्लेयर कर देती है कि अब सब लोगों को सो जाना चाहिए। वेंचिंग वुयिंग से कहती है, तुम दोनों जब तक चाहो तब तक यहाँ रुक सकते हो। उन लोगों के जाने के बाद वुयिंग और वांगजी काउच पर बैठे हुए थे। वांगजी वुयिंग से पूछता है, आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा वुयिंग? वुयिंग काफ़ी समय तक उस ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखता रहता है और कुछ टाइम बाद उससे कहता है, लंजा मुझे पता है कि तुम्हें घर वापस कैसे भेजना है। उस रात अपार्टमेंट में वापस आने के बाद वुयिंग वांगजी को सारी बातें बता देता है और अपनी सिल्वर बेल के बारे में भी। वांगजी उस सिल्वर बेल की मदद से नोटबुक पर एक एरे ड्रॉ करता है, जिसके बाद क्लियरली उन्हें समझ आ गया था कि वो बेल कैसे वर्क करती है। जब तक एरे पर एक नई लोकेशन एंटर ना की जाए, वो यूज़र को उसी जगह वापस पहुंचा देती है जहां लास्ट टाइम उस बेल को बचाया गया था। वुयिंग वांगजी से पूछता है, लंजा तुम समझ गए हो ना कि तुम्हें उसे कैसे यूज़ करना है? वांगजी कहता है, हाँ वुयिंग, मुझे बस इस बेल को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ यूज़ करना होगा, जिससे एरे एक्टिव हो जाएगा। मुझे यहाँ वही एड्रेस लिखना होगा जहाँ मैं वापस जाना चाहता हूँ। वुयिंग कहता है, लंजा। वांगजी कहता है, जब मैं क्लाउड रिसर्च से निकला था तो मैं एक केस पर काम कर रहा था। मुझे जानना है कि उस केस में कितनी प्रोग्रेस हुई होगी। वुयिंग एक हैवी हार्ट से कहता है, हाँ लंजा। वांगजी अपने रोब्स को फिर से पहनना शुरू कर देता है। उसने वुयिंग को बिना बताए अपने सारे सिल्वर ऑर्नामेंट्स बेच दिए थे। वुयिंग को जब ये रियलाइज़ होता है तो उसे बहुत गिल्टी फील होता है। वांगजी उसके शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहता है, वुयिंग
तुमने जो मेरे लिए किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। वांग जी अपने एक हाथ में अपनी तलवार और दूसरे हाथ में उस सिल्वर बेल को पकड़ता है। विंग उसकी तरफ ही देखे जा रहा था, जैसे उसकी फोटोग्राफ को अपने दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बसा लेना चाहता हो और कभी ना भूलना चाहता हो। विंग को पता था कि एक दिन ये ज़रूर आएगा जब लंजा को वापस अपने घर जाना होगा। इस दिन के लिए विंग ने खुद को तैयार भी कर लिया था और आज जब ये दिन आ चुका था, विंग वांग जी को बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहता था। पर अगर वो उसे अपने साथ रोकता तो ये लंजा के साथ नाइंसाफ़ी होती। विंग वांग जी से कहता है, लंजा प्लीज़ केयरफुल रहना। जैसे ही विंग ये कहता है, वांग जी उसके नज़दीक आ जाता है और उसका हाथ जेंटली पकड़ते हुए कहता है, विंग प्लीज़ तुम भी मेरे साथ गुसू चलो। वांग जी के सिर्फ इतना कहने पर ही विंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी दुनिया उससे अलग हो रही हो। वो इस वक्त वांग जी को कसकर गले लगा लेना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो क्वाइटली उससे कहता है, लंजा आई एम सॉरी पर मैं नहीं जा सकता। हालांकि वो लंजा के साथ जाने के लिए तड़प रहा था, वो अब सिर्फ उसके साथ ही रहना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे यहीं रुकना होगा। वैंस को उसकी ज़रूरत थी, जांग्स को उसकी ज़रूरत थी। वांग जी एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहता है, विंग प्लीज़। इस बार उसकी आवाज़ में जो दर्द था वो विंग को एकदम नाइफ की तरह फील हो रहा था। इससे पहले कि वो अपना कंट्रोल खो बैठता, वो वांग जी से कुछ कदम पीछे चला जाता है, पर वांग जी ने अभी भी विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। विंग उसका हाथ हटाते हुए कहता है, प्लीज़ लंजा, मैंने कहा मैं नहीं जा सकता। यहाँ सबको मेरी ज़रूरत है, मैं ऐसे ही सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकता। वांग जी कहता है, विंग। पर इससे पहले वो कुछ और कहता, विंग उससे कहता है, प्लीज़ चले जाओ लंजा। लांग वांग जी, अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। इस बार उसकी आवाज़ काफ़ी कोल्ड और हार्ड साउंड कर रही थी। वांग जी जेंटली विंग का हाथ छोड़ देता है। वो उस एरे में चला जाता है जो उसने ड्रॉ किया था। विंग उससे मुंह मोड़ लेता है, वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और स्लोली स्लोली वहाँ से जाना शुरू कर देता है। वो लंजा को जाते हुए नहीं देख सकता था। तभी अचानक वो सिल्वर बेल की आवाज़ सुनता है और जैसे ही वो आवाज़ बजती है वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, पर लंजा जिस एरे पर खड़ा था वहाँ से वो गायब हो चुका था। विंग अकेला खड़ा रह गया था, सब कुछ खाली हो चुका था, वांग जी जा चुका था। ओके गाइस, आज के इस ब्यूटीफुल से पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।